जय हिंद फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान एक्सप्रेस 24/7 पे। देखिए, पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 5.3 के पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर लिया था। आज हम पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 यानी पूरी प्रश्नावली इस वीडियो में हम समाप्त कर लेंगे। देखिए, हम बिना समय गंवाए इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कहा गया है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और 11वें पद ज्ञात कीजिए। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ये बड़ा लगेगा, तो आप बने रहिएगा। देखिए, आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, तो हम यहाँ पर इसको नोट कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर हम लिखेंगे हल, और सबसे फर्स्ट इसने जो हमसे कहा है हम उसको देख लेते हैं। इसने कहा कि जो n पदों का योग है, और पदों का योग आप जानते हैं Sn से लिखा जाता है, यानी जो Sn है वो कितना है, तो 4n माइनस एन स्क्वायर है, ये इसने हमसे कहा है। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर इसने कहा कि प्रथम पद यानी S1 ज्ञात करो। तो प्रथम पद S1 दोनों बराबर ही है, यानी A हो चाहे S1 हो तो सब बराबर है। हम क्या लिखेंगे कि माना, इसमें हम प्राकृतिक संख्या मान लेंगे कि माना n बराबर 1, 2, 3, 4 डैश डैश, ऐसे हम n का मान मानते जाएंगे। तो अब इसके आगे हम क्या करेंगे, इसके आगे हम इसमें मान पुट करेंगे। देखिए, मान लीजिए हम पहले S1 ज्ञात करते हैं, प्रथम पद यानी S1 ज्ञात करते हैं। तो n की जगह हमने 1 रखा, तो यहाँ लिखेंगे 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर। यही तो सेम है सब कुछ, बस मैंने यहाँ एक बार फिर से नोट नहीं किया, तो यही हमने रख दिया। यानी जो S1 हमारा होगा वो 4 1 कम 4 और 1 का स्क्वायर 1, मतलब कि S1 हमारा जो आएगा वो कितना आएगा, तो 3 आएगा। ये हमारा प्रथम पद और S1 आंसर आ गया। ठीक, ये प्रथम पद भी है, यानी ये A भी है और S1 भी है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर एक चीज और इसने कहा कि प्रथम दो पदों का योग क्या है। देखिए, जब भी हम दो पदों का योग ज्ञात करते हैं तो आपको पता है, मान लीजिए आपको कोई नंबर दिया गया, मान लीजिए आपसे कहा गया कि यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ 10 है, यहाँ 14 है, ऐसे कोई नंबर है। इसमें आपसे कहा जाए कि प्रथम पद क्या है, तो आप कहेंगे 2। प्रथम पद का योग क्या है, तो आप कहेंगे 2, क्योंकि योग भी 2 है और प्रथम पद भी 2 है। अगर मैं आपसे कहूँ प्रथम दो पदों का योग क्या है, तो आप कहेंगे इन दोनों को जोड़ देंगे, 2 और 6 कितना हो जाएगा, 8। प्रथम दो पदों का योग कितना है, तो 8, यानी S2 कितना है, 8। मैं आपसे कहूँ प्रथम तीन पदों का योग कितना है, तो आप कहेंगे 8, ये भी जोड़ देंगे, यानी 10 6 16 2 18, ये होगा। ऐसे ही ये हमारा होता है। अगर मैं आपसे ऐसा कह दूं कि इसका जो, मान लो ये आपको नहीं पता है दूसरा पद क्या है, दूसरा पद क्या है, और आपको ये नहीं पता, आपको ये पता है पहले पद का योग, दूसरे पद का योग, तीसरे पद का योग। मैंने आपसे पूछा दूसरा पद क्या है, तो दूसरे पद के लिए हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं S2 माइनस S1, यानी कि 8 माइनस 2, तो 8 में से 2 जाएगा 6, यानी कि अगर हम दूसरा पद ज्ञात करें तो हम दूसरे में से पहले पद का योग घटा देंगे, तो हमारा दूसरा पद देखिए यहाँ पर 6 आ गया। चलिए, अब ज़्यादा हम डिटेल में यहाँ समझ लेते हैं। तो हमें एक आंसर प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर हमसे कहा गया प्रथम दो पदों का योग क्या है। प्रथम दो पदों का योग मतलब S2 क्या है, तो ये हमसे पूछा गया है। तो हमारा जो फॉर्मूला हमें जो शुरू में इसने दिया है वो दिया है Sn बराबर 4n माइनस एन स्क्वायर। तो हम S2 ज्ञात करें तो यहाँ n की जगह 2 रख देंगे, S2 बराबर 4 इंटू n की जगह 2 माइनस n की जगह 2 का स्क्वायर। यहाँ पर होगा S2 बराबर 4 को 2 से गुणा करेंगे 8 और 2 दूनी 4, यानी S2 कितना होगा, तो आप कहेंगे 8 में से 4 जाएगा 4। तो ये भी हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम इसकी अगली बात पर आते हैं। यहाँ तक हमने आंसर प्राप्त कर लिया। इसने कहा दूसरा पद क्या है, दूसरा पद यानी A2 ये हमसे पूछ रहा है, दूसरा पद यानी A2 हमसे पूछ रहा है। तो हम आपसे बताएं कि A2 ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, S2 में से S1 घटा देंगे, सम ऑफ नंबर 2 में से सम ऑफ नंबर 1 घटा देंगे।
लीजिए भाई, हमें दूसरा पद भी ज्ञात हो गया। S2 कितना 4 और S1 कितना 3, यानी कि A2 हमारा कितना आया 1 आया। यहाँ तक हमने इसकी बातों का जवाब दे दिया एकदम बढ़िया से। अभी कह रहा है इसी प्रकार तीसरे, 10वें और 90वें पद ज्ञात कीजिए। चलिए भाई, हम तीसरे, 10वें और 90वें पद ज्ञात कर लें। तीसरे पद के लिए हमें S3 सम ऑफ नंबर 3 पता होना चाहिए, नहीं तो A+9D आप कर सकते हो, उसको बाद में देखेंगे। S3 के लिए हम क्या करेंगे, हमें S3 पहले ज्ञात करना है। ये हमारा आंसर हो गया यहाँ तक। हमें यहाँ तक इसने पूछा था 3 आंसर। देखिए, प्रथम पद क्या है, दूसरे पद का योग क्या है और दूसरा पद क्या है, तो हमने इतना ज्ञात कर लिया। दूसरा पद ज्ञात कर लिया, ये ज्ञात कर लिया, ये मैंने 3 आंसर ज्ञात कर लिया। हम S3 ज्ञात करेंगे तो हमें सिचुएशन दी गई है Sn बराबर 4n माइनस n स्क्वायर। हम n की जगह 3 रखेंगे, यानी S3 बराबर 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, यानी S3 कितना होगा, तो 4 3 12 माइनस 3 3 9। S3 कितना होगा, तो आप कहेंगे 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 9 3 12 मतलब 3 बचा। अब इसमें हमसे पूछा गया था तीसरा पद यानी A3 हमसे पूछा गया है। इसमें क्या पूछा गया है, तो आप कहेंगे A3 हमसे पूछा गया है। तो A3 के लिए हमने आपसे क्या कहा कि हम S3 में से S2 को घटा देंगे। तो A3 हमारा कितना होगा, तो आप कहेंगे S3 आया 3 और S2 हमारा आया था यहाँ पे 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4, यानी 3 में से 4 जाएगा तो -1 होगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर इसने कहा 10वें और 90वें पद ज्ञात कीजिए। अब हम इसका 10वां पद ज्ञात करते हैं। 10वां पद हम ज्ञात करने के लिए, यानी A10 हमें ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें S9 और S10 पता होना चाहिए। तो S10 में से S9 घटाएंगे तो हमारा A10 पता हो जाएगा। यही तो हमें A10 यहाँ 10वां पद ज्ञात करना, मतलब A10 ज्ञात करना है। A10 के लिए हमें S10 में से S9 घटाना है, जैसे A3 के लिए हमने S3 में से S2 घटाया। तो हम क्या करेंगे, हम ज्ञात कर लेंगे A10 और A9, दोनों चीज़ हम क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। और हमारी सिचुएशन यही है कि Sn बराबर 4n माइनस n स्क्वायर। चलिए भाई, हम S10 ज्ञात कर लेते हैं। S10 बराबर 4 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर, यानी n की जगह हमने 10 रख दिया। S10 जो हमारा होगा वो 40 माइनस 10 दहम 100, यानी कि 100 में से 40 जाएगा तो -60 बचेगा। ऐसे ही हम अगर S9 ज्ञात करें तो S9 लिखेंगे और 4 गुणे n की जगह 9 माइनस 9 का स्क्वायर, मतलब S9 जो हमारा होगा वो 4 9 36 माइनस 9 9 81। घटा देंगे हम तो इधर 11 में से 6 जाएगा 5 बचेगा, इधर हमारा बचा 7, 7 में से 3 जाएगा 4, यानी -45 बचेगा। अब हम 10वां पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, A10 बराबर कितना होगा, तो आप कहेंगे S10 माइनस S9। लीजिए भाई, तो A10 जो हमारा होगा वो S10 कितना है, तो S10 है -60, घटाएंगे कितना, तो S9 यानी -45, यानी कि जो हमारा A10 होगा वो होगा -60 माइनस माइनस प्लस 45। तो A10 हमारा होगा 60 में से 45 घटेगा तो 15 बचेगा, और 60 बड़ा है, 60 के आगे माइनस है तो -15। ये हमारा हो गया यहाँ तक आंसर। अब हम इसके 90वें पद ज्ञात करेंगे। 90वें पद में ही आपको ज़्यादा मेहनत है। 90वां पद, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम 90वां पद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम an लिखेंगे। an के लिए हमें क्या करना होगा, तो आप कहेंगे Sn माइनस Sn माइनस 1। क्यों करना होगा आपको यहाँ मैं समझा देगा। देखिए, जैसे मान लीजिए हमने लिखा था A3 के लिए S3 माइनस S2 हम लिखेंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पर n3 मान लिया। देखिए n हमने 3 मान लिया,
तो s यहाँ 3 की जगह हम n लिखेंगे क्योंकि 3 को ही हमने n मान लिया है, माइनस s2। अब हम ऐसा क्या करें कि 2 बचे, तो हम कहेंगे 3 में से हम 1 घटा देंगे तो 2 बचेगा। यहाँ हम लिखेंगे 3 में से 1 घटा देंगे तो 2 बचेगा। और 3 क्या है हमारा, तो 3 हमने n मान रखा है, यानी n में से 1 घटाएंगे। इसी बात को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और कोई ज़रूरी नहीं आप n 3 ले, आप 2 भी ले सकते हैं। देखिए a2 बराबर क्या था हमारा, तो आप कहेंगे s2 माइनस s1। हम लिखेंगे an बराबर, यानी हमने n 2 ले लिया, तो s यहाँ भी 2 है तो इसका मतलब यहाँ भी n होगा, माइनस s 2 में से कितना घटाएं कि 1 बचे, तो आप कहेंगे 2 में से 1 घटाएंगे, यानी n यहाँ पर हम क्या करेंगे n लिख देंगे, क्योंकि 2 यहाँ जो हमारा 1 बच रहा है, 1 क्यों बच रहा है, क्योंकि हम 2 में से 1 घटा रहे हैं, और 2 की जगह हम लिखेंगे n माइनस 1। तो इसीलिए हमने ये लिखा है कि nवां पद के लिए हम लिखेंगे an बराबर sn माइनस 1। अब हमें sn माइनस 1 नहीं पता है। देखो हमें sn माइनस 1 ज्ञात करना है। तो देखिए हमारा जो फर्स्ट समीकरण था वो यही था कि sn बराबर 4n माइनस n स्क्वायर, यही था हमारा। अब हम क्या करेंगे, n की जगह n माइनस 1 पुट करेंगे, तो यहाँ n माइनस 1 रख देंगे बराबर में 4 इंटू n की जगह हम n माइनस 1 रख देंगे, क्योंकि हमें sn माइनस 1 ज्ञात करना है। n माइनस 1 रख देंगे, माइनस यहाँ भी n स्क्वायर है, यानी n माइनस 1 का स्क्वायर। sn माइनस 1 बराबर कितना होगा, 4 को n से गुणा करेंगे, 4n, 4 एक कम 4 हो जाएगा, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ sn माइनस 1 बराबर कितना होगा, तो 4n माइनस 4, ब्रैकेट खोलेंगे, चिन्ह सबकी बदलती जाएगी, यहाँ प्लस था माइनस, यहाँ माइनस था तो प्लस। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस था और ब्रैकेट से पहले माइनस होता है, तो ब्रैकेट हटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, मतलब माइनस से अंदर गुणा हो जाता है। इतना आपको क्लियर हो गया हो। तो sn माइनस 1 बराबर कितना होगा, तो आप कहेंगे माइनस n स्क्वायर, 4n और 2n कितना होगा, तो आप कहेंगे 6n माइनस 4 और 1 5। इतना हमें प्राप्त हो गया। अब हम यहाँ पर इसी सिचुएशन में nवां पद ज्ञात करेंगे, तो हम लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे an बराबर sn माइनस 1। देखिए तो हमें पता है, देखिए हमें ये पता है कि sn कितना है, तो आप कहेंगे sn, तो हमें यहाँ पता ही है 4n माइनस n स्क्वायर है। देखिए 4n माइनस n स्क्वायर है, तो यहाँ sn की जगह हम लिखेंगे 4n माइनस n स्क्वायर, माइनस sn माइनस 1 हमने अभी अभी ज्ञात किया है, तो ये कितना है, तो आप कहेंगे माइनस n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5, ये। तो an जो हमारा होगा वो कितना होगा, तो आप कहेंगे 4n माइनस n स्क्वायर, अब ब्रैकेट हटाएंगे, चिन्ह बदल जाएगी, प्लस n स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 6n माइनस माइनस प्लस 5, माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कैंसिल। an जो हमारा होगा वो कितना होगा, तो आप कहेंगे 6n में से 4n जाएगा, माइनस 2n बचेगा, प्लस 5, क्योंकि 6 बड़ा है उसके आगे माइनस है तो माइनस। आप यहाँ आंसर लिख सकते हैं, या फिर आप या करके ऐसे लिख दें कि an बराबर 5 माइनस 2n। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे कहा गया है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको हल करेंगे। हम लिखेंगे हल, और यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे हम लिखेंगे, सबसे पहली जो संख्या हमारी है जो 6 से विभाज्य है वो 6 है, फिर 12 भी 6 के पाड़े में आता है, फिर 18 भी 6 के पाड़े में आता है, ऐसे ऐसे हम 40 नंबर तक जाएंगे तक। ठीक है, 40 तक। ये n हमें दिया गया, ऐसा नहीं कि ये 40 मतलब 6 36 के बाद ख़त्म है। ये 1, ये 2, ये 3, ऐसे ऐसे हम 6 बढ़ाते जाएंगे, और कितनी बार तक बढ़ाएंगे, 40 बार तक बढ़ाएंगे। तो यहाँ हम तक की जगह बार लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, 40 बार। अब यहाँ पर हमें क्या क्या पता है, तो a पता है 6 है,
40 धन पूर्णांकों का योग मतलब Sn हमें ज्ञात करना है। A 6 है, D कितना है तो 12 में से 6 जाएगा 6 है, N कितना है तो 40 है, Sn क्या है तो Sn हमें ज्ञात करना है। तो Sn बराबर सूत्र होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। यानी n की जगह हम लिखेंगे 40, यहाँ भी n की जगह 40/2, 2 गुणे a की जगह हम लिखेंगे 6 प्लस n की जगह लिखेंगे 40 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है तो डी है 6। यानी कि S 40 बराबर कितना होगा तो 40 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा, 2 को 6 से गुणा करेंगे तो 12 होगा, 40 में से 1 घटेगा 39 होगा गुणा 6। अब यहाँ पर हमारा जो S 40 होगा वो कितना होगा तो आप कहेंगे 20 गुणे, यहाँ पर 12 प्लस 39 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 9 54, 6 3 18 और 5 23। यानी S 40 बराबर कितना होगा तो S 40 बराबर होगा 20 गुणा 12 को 234 में जोड़ देंगे तो 200 कितना होगा तो ये 46 होगा। यानी 4 2 6 3 1 4 2 के 2। अब इसको हम गुणा कर देंगे, यानी S 40 बराबर कितना होगा तो 0 2 6 12 2 चौक 8 1 9 और 2 दूना 4। यानी जो 40 धन पूर्णांकों का योग है वो कितना आया है तो आप कहेंगे 4920, मतलब 4920। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसको भी बहुत ही सिंपल तरीके से हम सॉल्व करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, 8 के प्रथम 15 गुणज का योग ज्ञात करेंगे। लिखेंगे हल, और 15 गुणज मतलब 8 1 8 पहली, दूसरी संख्या 8 दूनी 16, फिर 8 3 24, 8 चौक 32, ऐसे ऐसे करके कितने गुणज जाएंगे हम 15 गुणज तक, 15 गुणज तक। तो अब यहाँ पर हमें फिर से वही सेम जैसे पिछला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, यानी a बराबर 8, d बराबर कितना होगा तो 16 में से 8 जाएगा 8, n कितना है तो n है 15, Sn हमको ज्ञात करना है, यानी गुणजों का योग Sn हमें ज्ञात करना है, 15 संख्या तक जानी। तो यहाँ पर Sn बराबर सूत्र क्या होता है तो आप कहेंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो यहाँ पर n की जगह हम क्या रखेंगे तो 15 रखेंगे, यानी S 15 बराबर 15/2, 2 गुणे a कितना है तो 8 है, प्लस n कितना है तो 15 माइनस 1 इंटू डी कितना है तो डी हमारा 8 है। यानी कि जो हमारा S 15 होगा वो कितना होगा तो आप कहेंगे 15/2, 8 को 2 से गुणा करेंगे 16, 15 में से 1 जाएगा 14 गुणे 8। यहाँ पर जो हमारा S 15 होगा वो क्या होगा तो आप कहेंगे 15/2, यहाँ पर होगा 16 प्लस 14 8 112 होगा, जोड़ देंगे, यानी S 15 जो हमारा होगा वो होगा 15/2 गुणे 116 12 कितना होगा तो आप कहेंगे 128 होगा। 2 से इसको सरल कर दें, 2 छक 12 2 चौक 8, यानी S 15 बराबर तो 15 चौके 60 के 0 हासिल 6, 15 छक्का 90 6 96, यानी 960 इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे कहा गया 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। लिखेंगे हल, यहाँ पर जो हमें संख्या दी गई है वो 0 और 50 के बीच, न 50 से आगे और न 0 से पीछे। तो 0 के आगे 1 है हमारी विषम संख्या, 3 है, 5 है, विषम संख्या तो आप जानते ही हैं, ऐसे करके हमारी 49 तक है। 49 के आगे जो हमारी संख्या होगी वो 50 से ज़्यादा हो जाएगी, और जो सम संख्या 49 के बाद 50 आएगा जो कि सम है, तो हमें इसके बीच में ही रहना है। अब आपको पता है a बराबर 1 है, डिफरेंस कितना है तो आप कहेंगे 3 में से 1 घटाएंगे 2 है, an कितना है तो an हमारा 49 है, यानी अंतिम पद 49 है।
इसमें हमको एस एन ज्ञात करना है, तो यहाँ लिखेंगे एस एन बराबर ज्ञात करना है। देखिए अब इसमें हमें क्या क्या पता है, इसको हम देख लेते हैं। हमें एस एन के लिए यन पता होना चाहिए। एस एन के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, यन पता होना चाहिए। तो यन हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो आप कहेंगे ए एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब ए एन हमें पता है 49 है, ए पता है ए कितना है 1 प्लस यन माइनस 1 इंटू डी कितना है तो 2 है। यहाँ पर एक इधर आएगा तो उस पार प्लस में, इस पार आएगा माइनस में, और 49 में से एक घट जाएगा तो कितना बचेगा 48। 2 गुणा में है, यहाँ आएगा बटे में हो जाएगा, बराबर में सिर्फ यही बचा यन माइनस 1। 2 से 48 को भाग करेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 24 आएगा यन माइनस 1। एक अगर हम इस पार लाएं तो उस पार माइनस में, इस पार आएगा तो प्लस में, यानी प्लस में आएगा तो 24 और 1 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 25 बराबर में यन, यानी यन बराबर कितना आएगा तो 25 आएगा। इसमें हमें एस एन ज्ञात करना है, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे n/2, यहाँ पर हम ऐसे लिख दें a प्लस ए एन, ये भी होता है। एन को ही हम अगर बड़ा करते हैं, मतलब विस्तारित करते हैं, तो हमारा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला सूत्र प्राप्त हो जाता है। तो एस एन बराबर एन कितना है 25, यानी S25 बराबर 25/2। ए कितना है, तो हम कहेंगे ए हमारा 1 है, प्लस ए एन कितना है, तो ए एन हमारा 49 है। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, तो S25 बराबर हमारा होगा 25/2 गुणा 49 और 1 कितना होगा 50। इसको हम काट देंगे कितनी बार में, 25 बार में। तो S25 जो हमारा होगा, S25 जो होगा वो कितना होगा, तो आप कहेंगे 25 गुणे 25, 25 25 कितना होता है, तो 625 होता है। तो यही हमारा आंसर हो गया, यानी कि जो 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग है वो कितना है 625 है। तो ये आप किसी से आप पूछ भी सकते हैं, कोई भी आपसे पूछ सकता है, तो ये आप बता सकते हैं तुरंत। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे कहा गया है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। मतलब कोई आदमी है जो किसी कार्य को अगर पूरा नहीं कर पाता है समय से, तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। कैसे, जैसे आप पे जुर्माना लगाया जाता था कि मतलब अगर आप इतने दिन में, एक महीने में अगर 1 दिन का छुट्टी करते हैं या 2 दिन का छुट्टी करते हैं, बिना बताए छुट्टी करते हैं, तो आप पे इतने रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसी कई सारी चीज़ों में आपको स्कूल में जुर्माना झेलना पड़ा होगा। तो ऐसे इसमें भी है। यही जो मुसीबत है ये ठेकेदार के ऊपर गिर गई, जो आप पे गिरती थी। पहले दिन के लिए कितने रुपए, 200 रुपये का जुर्माना। दूसरा दिन के लिए अगर काम करने में 1 दिन का लेट हुआ तो 200 रुपये इस ठेकेदार को देना पड़ेगा। अगर 2 दिन लेट हुआ तो 50 रुपये और बढ़ जाएगा, 250 हो जाएगा। तीसरे दिन के लिए 300। ऐसे ऐसे मतलब दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से कितना अधिक है, तो 50 अधिक है। यानी इसमें डिफरेंस आपको पहले ही बता दिया कि डी है 50। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता। मतलब 1 महीना ठेकेदार साहब ने लटका दिया इस काम को। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको लिखेंगे हल। तो यहाँ पर जो पहले दिन का जुर्माना है वो कितना है, तो 200 रुपया है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 200 रुपया। फिर दूसरे दिन का 250, तीसरे दिन का 300, ऐसे ऐसे करके जाएगा कितने दिन तक, 30 दिन तक। नंबर ऑफ डेज कितना है 30, यानी यन 30 आपको पता है। ऐसे हमें ज्ञात करना है, यानी टोटल कितनी राशि है जोड़ के हमें बतानी है। तो देखिए ए कितना है 200, डिफरेंस कितना है, तो आप कहेंगे डिफरेंस है 50, इसने भी बताया था यहाँ पे। और वैसे भी अगर हम 250 में से 200 घटाएंगे तो हमें 50 मिलेगा। यन कितना है, तो आप कहेंगे 30 दिन। एस एन ज्ञात करना है। एस एन बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप चाहें तो जैसे हमने 14 नंबर क्वेश्चन लगाया वैसे भी लगा सकते हैं, a प्लस ए एन करके। तो आप ए एन ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पर हम डायरेक्ट रख देते हैं, n की जगह हम 30 रखेंगे। यहाँ भी लिखेंगे 30/2, 2 गुणा a कितना है, तो 200 है।
प्लस n कितना है तो आप कहेंगे n हमारा 30 है माइनस 1 इंटू डी कितना है तो डिफरेंस हमारा 50 का है। तो यहाँ पर जो हमारा होगा S30 बराबर 30 को 2 से भाग करेंगे 15 आएगा, 200 को 2 से गुणा करेंगे तो 400 होगा, 30 में से 1 जाएगा 29 गुणे में 50। अब यहाँ पर जो हमारा S30 होगा वो कितना होगा तो आप कहेंगे 15, यहाँ हमारा 400 प्लस इसको हम गुणा करेंगे 5 9 45, 4 बचा हासिल, 5 दूनी 10 4 14, यानी 1450 हुआ। S30 बराबर हमारा कितना होगा तो आप कहेंगे 15 गुणे इसको जोड़ देंगे 0, यहाँ 5 4 4 8 1 के 1, इसको गुणा कर देंगे यानी S30 बराबर कितना होगा तो 15 0 15 5 75, 15 8 120 और 7 127 के साथ आपका 12 हासिल बच गया, 15 1 15 12 27। तो 27,750 रुपया इस ठेकेदार को जुर्माने के रूप में अदा करनी पड़ेगी। यहाँ से आपसे पूछा गया था कि कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी, तो आप बता दो उसको कि भैया 27,750 रुपये इसको जमा करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे कहा गया है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए रुपया 700 की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से रुपया 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि जो पुरस्कार इन लोगों को बांटना है उसमें टोटल रुपए कितने हैं 700 हैं। यानी टोटल अगर उस स्कूल में पुरस्कार बांटा जाएगा तो कितने रुपए का बांटा जाएगा तो 700 रुपये का बांटा जाएगा। इसका मतलब आपको ये चीज़ पता हो गई कि जो सम ऑफ नंबर है यानी जो यस है वो कितना है वो 700 है। इसमें हमें कहा गया है कि 7 टुकड़ों में बांटा जाएगा यानी 7 लोग, और तो इसमें 7 लोगों में मतलब यस जो यन है वो भी आपको पता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हल, यहाँ हम लिख देंगे, इधर लिखेंगे हल, और हमें जो पता है हम वो लिखेंगे। पहले लिखेंगे कि यन बराबर कितना है 7, क्योंकि हमें यन पता है 7, और टोटल जो हमारे पास रुपए हैं सभी रुपयों का जो योग है वो कितना है 700 है। यानी कि यस यन बराबर कितना है 700। एस एन या फिर यन की जगह हम 7 रखें, यस 7 भी लिख सकते हैं, यस 7 बराबर 700, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें हमसे कहा गया यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से रुपया 20 कम है, यानी कि 20 कम है, कम मतलब माइनस यानी डिफरेंस कितना हो रहा है तो आप कहेंगे -20 है ना। कम यहाँ पर आपको कम शब्द दिया गया इसलिए माइनस यहाँ पर आप यूज करेंगे। बस अब हमें इसमें बताना है प्रत्येक पुरस्कार का मान क्या है। चलिए अब हम बता देते हैं इसको। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे सूत्र Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। Sn हमको पता है, Sn हमारा है 700, n कितना है तो आप कहेंगे 7 बटे में 2, यहाँ लिखेंगे 2 गुणे a कितना है तो हम कहेंगे a कुछ नहीं, यानी हम ये हमारा 2a रहेगा, प्लस n कितना है तो आप कहेंगे 7 माइनस 1 इंटू डी कितना है तो आप कहेंगे -20। तो ये हमारा होगा 700 बराबर में 7 बटे 2, यहाँ पर क्या होगा तो आप कहेंगे ये होगा हमारा 2a प्लस माइनस गुना माइनस, 7 में से 1 जाएगा 6 बचेगा, 6 को 20 से गुणा करेंगे तो 120 होगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। 7 में से 1 जाएगा तो 6, और 6 को 20 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 120 होगा, और प्लस माइनस गुणा माइनस हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको काट देंगे, 7 से 700 को काटेंगे 100 बार में, यानी 7 एकम 7 7 0 0 7 0 0। 100 को हम 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 200, 2 से गुणा कर दिए। 200 बराबर में क्या होगा तो आप कहेंगे 2a माइनस 120। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2a माइनस 120 बराबर में 200, यानी इसको पहले इसको बाद में ऐसे हम लिख सकते हैं।
अब हम क्या करेंगे, हम 120 को उस पार भेज देंगे, यानी कि हम लिखेंगे 2a बराबर 200 प्लस 120। तो 200 में 120 जोड़ देंगे, यानी 2a बराबर होगा, तो ये होगा 320। मतलब हम अगर आपसे कहें a बराबर कितना होगा, तो आप कहेंगे 320 बटे 2। 2 से भाग कर देंगे तो 2 एक कम 2, यहाँ एक बचा 12, 2 छक 12, 2 0 0, यानी a कितना है, तो आप कहेंगे a बराबर 160 आया। जब a 160 आया तो आपको ये पता है a होता है हमारा प्रथम पद। प्रथम पद कितना है, तो आप कहेंगे 160। हर बार कितना कम हो रहा है, तो आप कहेंगे हर बार, ये सवाल में आपसे कहा गया था कि हर बार 20 कम हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हर बार कितना कम हो रहा है, 20 कम हो रहा है अपने पहले पद से। तो यहाँ पर हम 20 कम करेंगे, 160 में से 20 कम करेंगे यानी 140, 120, फिर 20 कम करेंगे 100, फिर 20 कम करेंगे 80, कितना हुआ 1 2 3 4 5, 5 बार हुआ। फिर 20 कम करेंगे 60, फिर 20 कम करेंगे 40, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो देखिए इसने यही कहा था कि 7 टुकड़ों में हमने इसको क्या किया, बांट दिया, और 7 टुकड़ों में बांटने में हमारा ये जो प्रत्येक पुरस्कार का जो मान प्राप्त हुआ वो हुआ, जो प्रथम पुरस्कार था वो 160 का था, दूसरा 140, तीसरा 120, फिर 100, फिर 80, 60, फिर 40। ये हो गया हमारा आंसर। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो अब क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे कहा गया है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्याओं के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ, कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा। मतलब कि जिस क्लास के जो बच्चे हैं वो अपने क्लास के बराबर पेड़ लगाएंगे, यानी क्लास फर्स्ट वाले 1 पेड़ लगाएंगे, 2 वाले 2 पेड़ लगाएंगे, 3 वाले 3 पेड़ लगाएंगे इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा, मतलब क्लास 12 तक ये चलेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, यानी एक जो क्लास है फर्स्ट क्लास में 3 श्रेणियां करी गई हैं, यानी 3 अनुभाग में वो बांटे गए हैं। अनुभाग 1, अनुभाग 2, अनुभाग 3, इस तरह से बांटा गया है। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम लिखेंगे हल, और यहाँ पर हम इसने जो हमसे कहा है हम उस पॉइंट को नोट कर लेते हैं। इसने कहा क्लास फर्स्ट, क्लास सेकेंड, क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ, ऐसे ऐसे करके क्लास 12 तक बच्चे हैं हमारे पास। हर क्लास में 3 अनुभाग हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। तो हर क्लास में कितने अनुभाग हैं, 3। तो हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1 को गुणे 3 करेंगे तो 3, 3 को 2 को 3 से गुणा करेंगे 2 तिहाई 6, फिर 3 तिया 9, फिर 3 चौक 12, ऐसे ऐसे करके 3 से गुणा करेंगे तो 12 तिहाई 36। ये आपका कक्षा था, ये अनुभाग सहित क्लास हुआ। हमें इससे अब मतलब नहीं है, हमें ये जो हमने पॉइंट यहाँ पर प्राप्त कर लिया इससे मतलब है। अब देखिए इसमें अगर हम देखें तो हम कहेंगे इस स्कूल, अभी देखिए इसमें हमसे ये भी पूछा गया इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। कुल पेड़ों की संख्या मतलब इसने हमसे SN पूछ रखा है। तो देखिए इसमें सिंपल सी बात है कि आपको A पता है तो आप कहेंगे A है 3, D भी आपको पता है डिफरेंस कितना है, तो आप कहेंगे 6 में से 3 घटा देंगे, यानी कि डिफरेंस 3 है। हम अगर आपसे कहें AN कितना है, तो लास्ट डिजिट AN कितना है, तो आप कहेंगे AN है 36। बस अब हम क्या सूत्र लगा देंगे, SN बराबर, SN बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे N/2 और A + 2N, ये तो A + AN, ये तो सूत्र आपको पता ही है। वही तो सूत्र, इसको अगर हम विस्तारित कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 2A + N - 1 × D। तो हम उतना नहीं, हम सिर्फ इतने पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। एन हमें पता है, एन तो अभी हमें नहीं पता, एन हम यहाँ ज्ञात कर लेंगे। देखिए एन यानी कि नंबर कितने हैं, टोटल नंबर हमारे कितने हैं, तो आप कहेंगे 1 से लेकर लास्ट 12 तक है, और 12 को मिला के ही तो 12 का वो मतलब बच्चों का जो अनुभाग था वो सब मिला के 36 है, लेकिन हमारे क्लास कितने हैं, नंबर कितने हैं, तो 12 हैं। तो हम यहाँ एन भी लिख लेते हैं, एन कितना है, तो आप कहेंगे 12। तो यहाँ पर एन की जगह हम 12 रख देंगे, S12 बराबर,
n की जगह 12, 12/2 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा a कितना है तो आप कहेंगे a है 3 प्लस an कितना है तो an है हमारा 36, यानी अंतिम पद 36 है और नंबर हमारा 12, यानी टोटल 12 नंबर है। तो इसे हम अगर यहाँ पर हम सरल करें तो ये होगा हमारा S12 बराबर 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा और 36 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा तो आप कहेंगे 39 होगा। यानी S12 बराबर कितना होगा तो 6 9 54, 6 3 18, 18 और 5 23, तो ये 234 पेड़ों की संख्या हमारी हो जाएगी। यानी कि पूरे स्कूल में जो बच्चों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या है वो कितनी है तो आप कहेंगे 234 है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो अब क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल यानी स्पाइरल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है, और पाई बराबर 22/7 लीजिए। ये इसने बिल्कुल आपसे सख्त बता दिया है, ठीक है, सही से समझिएगा। इसमें आपको ये 13 मैंने इसलिए हाईलाइट किया है कि 13 मतलब यन आपको दे दिया गया है, यन 13 है इसमें। देखिए बेशक ये चित्र हमें देखना है 5.4 ना चाहते हुए भी, मैं जानता हूँ आपको ये चित्र पसंद नहीं आया होगा, लेकिन ठीक है, इसके लिए मैं खुद को माफ़ कर देता हूँ। और हमें जो संकेत में कहा गया है वो कहा गया है क्रमशः केंद्रों ए बी वाले वृत्तों अर्धवृत्तों की लंबाई L1, L2, L3, L4 है। अगर मैं आपसे कहूँ ये वृत्त क्या कंप्लीट है तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, ये मैंने थोड़ा पेन से हाईलाइट किया है। ये वृत्त आपका आधा है, देखिए यहाँ से आया यहीं तक रुक गया, इसके बाद ये पूरा नहीं हुआ, तो ये आधा वृत्त है और ये पूरा वृत्त नहीं है। तो इसमें हमें वृत्त की परिधि तो आप पहले से जानते हैं, अर्धवृत्त की परिधि मैं खुद बताया दे रहा हूँ। तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है तो आप कहेंगे अर्धवृत्त की परिधि होती है, वृत्त की परिधि होती है 2πr, और अर्धवृत्त की परिधि होती है, जो यहाँ पर अर्धवृत्त होगा वो हमें क्या करेंगे इसका आधा कर देंगे, यानी 2πr का आधा कर देंगे, मतलब 2 से 2 कैंसिल, πr ही होगा। ये होगा अर्धवृत्त की परिधि, तो आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप सूत्र याद कर लीजिए, अर्धवृत्त की परिधि होता है πr होता है। अब देखिए यहाँ पर हम चलते हैं, क्वेश्चन हमने देख लिया है, अब हम लिखते हैं इसमें जो हमें दिया गया है, हम लिखेंगे हल, और इसमें जो हमें दिया है वो हम लिखेंगे दिया है। देखो भाई क्या दिया है तो आप कहेंगे दिया है R1 कितना तो 0.5, यहाँ पर देख लीजिए R1 0.5, R2 1.0, R3 1.5 लिख देते हूँ, R2 तो 1.0, R3 यानी R मतलब ये त्रिज्या है हमारी 2.0 नहीं 1.5, और R4 तो 2.0, 1.5 है, ये थोड़ा भाई मिस्टेक हो गया मुझसे, कोई बात नहीं। तो देखिए अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले तो हम इसे क्या करेंगे अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र लगाएंगे। अर्धवृत्त की परिधि तो क्या होती है πr1, R1 के लिए हम ज्ञात करेंगे तो ये होगा πr1, पाई का मान हम रखेंगे 22/7, इसने पहले बताया, R1 है 0.5, 0.5 को हम गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 के 0, 5 दूनी 10, 1 11, एक अंक के बाद दशमलव है यहाँ लगा देंगे बटे में 7, मतलब ये हमारा 11/7 हुआ। ऐसे हम R2 में भी अर्धवृत्त की परिधि लगाएंगे, अब परिधि बार बार नहीं लिखेंगे, आप समझ सकते हो। तो 22/7 R2 हमारा है 1.0, 22 एक कम 22/7, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे हम R3 ज्ञात करेंगे तो R3 हमारा है 22/7 और 1.5, यहाँ सीधा मैंने पाई की जगह 22/7 लिख दिया है और R2 की जगह मैंने R3 की जगह 1.5 लिख दिया। 1.5 से हम गुणा करेंगे तो 15 दूना 30 होगा, और 15 दूना 30 दिया 33, एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे और बटे में 7, मतलब ये होगा मेरा 33/7। थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन आपको नहीं लगता होगा। R4 कितना है, R4 है πr4, पाई का मान मैंने 22/7 रख दिया और R4 का मान मैंने क्या रख दिया तो 2 रख दिया।
22 दूना 44 बटे में 7। अगर मैं आपसे कहूँ इसकी AP बन रही है तो आप कहेंगे हाँ भाई बन रही है। AP बन रही है मेरी 11/7, मेरी 22/7 और 33/7, 44/7, ऐसे ऐसे करके टोटल कितनी बार बन रही है तो 13 बार बन रही है, क्योंकि इसमें मैंने 13 को हाईलाइट कर दिया था। चलिए अब यहाँ पर हमें क्या करना है, तो आप कहेंगे हमें कुछ नहीं करना, हमें इस सवाल को सॉल्व करना है बस। ए है 11/7, लिख दिया। डी कितना है तो आप कहेंगे इसमें से ये घटाएंगे, यानी 22 में से 11 गया तो 11/7। एन कितना है तो आप कहेंगे 13 बार। और कुछ चाहिए इसमें? शायद नहीं चाहिए। तो एस एन सम ऑफ नंबर, क्योंकि हमें कुल लंबाई ज्ञात करना है। देखिए हमें कुल लंबाई ज्ञात करना है, यहाँ क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर एस एन बराबर क्या होगा तो आप कहेंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो एस एन है 13, यानी S13 बराबर 13/2, यहाँ 2 गुणे ए कितना है तो आप कहेंगे 11/7 प्लस n कितना है तो 13 माइनस 1 इंटू डी कितना है तो 11/7। बस आसान। यस 13 बराबर क्या होगा तो 13/2, यहाँ 11 दूना 22/7 प्लस इधर ब्रैकेट में रखेंगे, 13 में से 1 जाएगा 12 गुणे 11/7। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर लिख देते हैं, यानी S13 बराबर क्या होगा तो आप कहेंगे 13/2 और इधर 22/7 प्लस 12 को 11 से गुणा करेंगे तो आप कहेंगे 12 एकम 12, 12 एकम 12 एक 13, 132/7। अब यहाँ पर हर समान है तो आपको पता है भिन्न कैसी लगती है, तो आप कहेंगे दोनों को जोड़ देंगे, बटे में 7 लिख देंगे, तो 132 और 22 154 हो जाएगा। अब हम यहाँ लिखेंगे S13 बराबर, तो हम 7 से इसको भाग कर दें। देखिए 13/2 और 7 से 154 को भाग करेंगे तो देखिए 7 दूनी 14 होगा, 1 बचा 14, 7 दूनी 14, इतना बचा। यानी कि यस 13 जो हमारा होगा वो कितना होगा तो आप कहेंगे 2 से 11 बार में काट देंगे 22 को, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 से 13 को गुणा करेंगे तो यहाँ होगा 11 तिया 33, 11 एकम 11 3 14, 143 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा आंसर, जो कि इस कुल सर्पिल की लंबाई है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे कहा गया है 200 लट्ठों यानी लॉक्स को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली वाली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली वाली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। देखिए 5.5 आकृति, यानी आकृति 5.5 आप देखिए। तो जैसा कि आपको आकृति यहाँ पर दिखाया गया है, आप इस आकृति को देखिए। तो मुझे उम्मीद है ये आकृति आपने अच्छे से देखा होगा, आपको समझ में आया होगा कि इसमें कैसे लट्ठे आपके रखे गए हैं। यानी सबसे नीचे वाले में 20 लट्ठे, फिर उससे ऊपर 19, ऐसे 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 लट्ठे रखे गए हैं। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो हमें इसमें बताना है सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं और टोटल कितनी पंक्तियां बनाई गई हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल, यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे हल। देखिए अब क्या करेंगे, तो टोटल जो है कुल लट्ठे हैं वो 200 हैं, यानी इसमें आपको SN पता है, क्योंकि टोटल जितने भी लट्ठे हैं सब जोड़ जाड़ के जो जैसे ही जोड़ शब्द आया जोड़ जाड़ के कितने हैं तो 200 हैं, यानी SN आपको पता है। इसमें जो सबसे पहली यानी सबसे नीचे वाली पंक्ति उसमें 20 लट्ठे हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 20, फिर 19 लट्ठे हैं, फिर ऐसे ऐसे करके 19 के बाद फिर 18 लट्ठे हैं, ऐसे ऐसे करके कई सारे लट्ठे हैं। इसमें SN मुझे पता है 200 है, तो मुझे A भी पता है वो कितना है तो आप कहेंगे 20 है। इसमें मुझे D भी पता है तो आप कहेंगे D पता है 19 में से 20 जाएगा यानी -1। इसमें मुझे और कुछ नहीं पता है, हमें इसमें n ज्ञात करना है, n ज्ञात करना है। और जब हमें n पता होगा यानी कितनी पंक्तियां ये पता हो जाएंगी, तो हमें ये भी बताना रहेगा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं।
चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, तो आप कहेंगे एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो हम लिखेंगे एस एन की जगह लिखेंगे 200 बराबर में लिखेंगे n/2, या लिखेंगे 2 इंटू ए कितना है, तो आप कहेंगे ए है 20 प्लस n-1 क्योंकि हमें n पता नहीं है, और d कितना है, तो आप कहेंगे d है -1। इसको सॉल्व करते हैं तो लिखेंगे कि ये जो हमारा 200 है वो लिखेंगे 200 बराबर n/2, यहाँ हम 20 को 2 से गुणा करेंगे तो ये 20 दूना 40। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस गुणा माइनस, n एक कम n, माइनस माइनस गुणा प्लस, एक एक कम एक। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 200 को 2 से गुणा कर देंगे तो 200 दूना कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा 400। इसको हम गुणा कर दिए हैं, बराबर में मेरा बचा n, और यहाँ पर 40 और 1 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा 41 माइनस n। इतना हमारा क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या होगा, n से इधर गुणा हो जाएगा, तो ये होगा 400 बराबर n को 41 से गुणा करेंगे तो 41n, माइनस n को n से गुणा करेंगे तो n स्क्वायर। इसको हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, यानी 400, ये 41 आपका प्लस में है, इस पार आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है n स्क्वायर, इस पार आएगा तो प्लस में हो जाएगा, बराबर में कुछ नहीं बचा यानी 0 बचा। यानी अगर हम इसको सही से लिखें तो हम लिखेंगे n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 बराबर में 0। अब हम इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको नोट कर लेंगे, n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 बराबर में 0। अब इसका हम करेंगे गुणनखंड, आपको पता ही है। तो गुणनखंड में हम ऐसा पहाड़ा लगाएंगे जिसमें 400 आए, गुणा करने पर 400 आए और जोड़ने पर 41 आए। तो यहाँ पर कौन सा पहाड़ा है, तो आप कहेंगे ऐसा पहाड़ा है 25 प्लस 16, और 25 को 16 से गुणा करेंगे तो 400 होगा। तो लिखेंगे n स्क्वायर माइनस 41 की जगह लिखेंगे 25 प्लस 16, 25 16 41, और 25 को 16 से गुणा करेंगे 400। देखिए 25 को 16 से गुणा करेंगे, 16 पंचे 80 के 0, हासिल 8, 16 दूना 32, 32 8 40, तो ये 400 हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पर हमारा n है प्लस 400 है बराबर में 0। तो गुणनखंड आपको आता ही है, n स्क्वायर माइनस 25 को n से गुणा करेंगे 25n, माइनस प्लस गुणा माइनस 16 को n से गुणा करेंगे 16n प्लस 400 बराबर में 0। इतना हम इधर बंद कर देंगे, इतना इधर। अब हम क्या करेंगे, तो n कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हमारा क्या बचा है n-25। यहाँ पर हम माइनस क्या कॉमन लेंगे, तो 16 कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा n प्लस माइनस माइनस 16 को 25 से गुणा करेंगे तो 400 होगा। तो n-25 हमारा दोनों तरफ है, कॉमन लेंगे, और n-16 हमारा। तो अगर हम यहाँ पर दो चीज़ें हमें प्राप्त होता है, हम लिखें यदि n-25 बराबर 0, तो n बराबर 25 को उधर ट्रांसफ़र करेंगे यानी प्लस में 25। इसी तरह यदि n-16 बराबर 0, तो n बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे 16 होगा। लो भाई, इतना तो हमें पता चल गया कि हमारे इसमें या तो 25 होगा या तो 16 पंक्ति होगी। हम लिखेंगे या तो 25 पंक्ति या 16 पंक्ति। ठीक, अब इसमें या तो 25 पंक्ति होंगी या 16 पंक्ति होंगी। अब इसके आगे हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें समझना है। देखिए n बराबर 16 भी हो सकता है, n बराबर 25 भी हो सकता है, दो चीज़ें हमें पता चल गई। अब अगर हम यहाँ पर अगर हम 16 लाइन लें, मान लो हमने मान लिया कि 16 पंक्तियाँ हैं, तो अगर 16 पंक्तियाँ हैं तो हम इसमें a16 ज्ञात करेंगे। 16 पंक्तियों को लेकर चले तो 16 पंक्ति को अगर हम मान रहे हैं तो 16 पंक्तियों के लिए यहाँ पर हम लिख देंगे 16 पंक्तियों के लिए। तो a16 बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे a प्लस 15d। तो यहाँ पर a16 हमारा क्या होगा, तो आप कहेंगे a है हमारा कितना,
तो आप कहेंगे ए हमारा 20 है, तो यहाँ पर ए है 20, तो 20 प्लस 15 गुणे डी, डी कितना है, तो हम कहेंगे डी है -1। ए 16 कितना होगा, तो 20 प्लस माइनस गुणा -15 एकम 15, यानी ए 16 हमारा कितना होगा, ए 16 हमारा कितना होगा, तो 20 में से 15 जाएगा यानी 5 बचेगा। ठीक, अगर हमने 16 पंक्ति माना तो हमारा 5 आंसर आया, मतलब एक लाइन में कितने होंगे, तो एक लाइन में 5 लट्ठे रखे जाएंगे। यहाँ पर इतना आपको क्लियर हो गया। अब अगर हम मान लो हमने 25 लिया, 25 पंक्तियों के लिए, 25 पंक्तियों के लिए, तो ए 25 होगा हमारा, ए 25 का सूत्र होगा ए प्लस 24D। तो यहाँ पर ए 25 हमारा जो होगा वो ए है हमारा 20 प्लस 24 गुणे डी हमारा -1 है। तो ए 25 बराबर 20 प्लस माइनस गुणा -24 एकम 24, यानी कि जो हमारा 20 में से 24 जाएगा वो -4 होगा। तो कोई ऐसी लाइन नहीं है जिसमें -4 आए, इसलिए हम इसको इग्नोर करेंगे और हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, 5 होगा। तो हम इसको लिखेंगे, अतः यह अमान्य है, क्योंकि माइनस में नहीं हो सकता, अमान्य है, इसलिए सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, तो 5 लट्ठे हैं। ठीक, और पंक्तियों की जो संख्या है वो कितना है, तो 16 है, पंक्तियों की संख्या 16 है, की संख्या 16 है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 यानी अंतिम प्रश्न पे। तो अब क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे कहा गया है, एक आलू दौड़ यानी पोटैटो रेस में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। देखिए आकृति 5.6। मुझे पता है आप ये भी आकृति देखना पसंद नहीं करोगे। देखिए मेरा यह कोई मतलब नहीं था कि मैं किसी की भावना को ठेस पहुंचाऊं। ये एक लड़की है, बाकी कोई बुरा मत माने। ये एक लड़की है, इसमें कोई गलत मत, बस मैंने वैसे बना दिया है। बाकी चित्र आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, दूसरा भी चित्र हमने आपको यहाँ पर दिखा दिया है, लेकिन ये मैंने वैसे बना दिया है। इसमें आप कोई मतलब मेरा चित्र थोड़ा सही नहीं है, तो आप इसको ये बाल्टी समझ लीजिए, कल्पना कर लीजिए, एक अच्छी बाल्टी समझ लीजिए और इसे एक अच्छी लड़की समझ लीजिए, सुंदर सुशील, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसा ये दिख रही है वैसा लड़कियाँ नहीं हैं। चलिए, यहाँ पर एक पेड़ है और ये लाइन है, ये सारे आलू पड़े हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया कि प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर, जैसे यहाँ से उसने शुरू किया, यहाँ तक आई तो 5 मीटर आई, उसे लेकर वापस आकर दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाएं। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, इसमें आपको ये बताना है कि कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। बाकी यहाँ संकेत जो दिया गया है, हमें संकेत पे वैसे भी जो संकेत में दिया गया वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए ये लड़की अगर यहाँ से दौड़ी और यहाँ तक गई तो 5 मीटर गई और पहला आलू उसे मिल गया। ये आलू उठा के इसने यहाँ डाला, यानी 5 मीटर गई, 5 मीटर आई, यानी पहले आलू को उठाने में उसने कितनी दूरी तय की, तो आप कहेंगे 5 गई और 5 आई, यानी 10 मीटर की दूरी उसने तय की। अगर आपसे मैं पूछ लूँ कि दूसरे आलू को उठाने में उसने कितनी दूरी तय की, तो 5 मीटर और 3 मीटर, यानी 8 मीटर गई और 8 मीटर वापस आई, तो 8 8 16 मीटर दूसरे आलू में उसने खर्च किया। ऐसे ही हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे हल, और हम लिखेंगे कि हम सबसे पहले ये लिखेंगे कि पहले आलू तक दौड़कर जाने और आने में तय की गई दूरी। लिखेंगे पहले आलू तक दौड़कर
ये लड़की बेचारी दौड़ भी रही है, उसी में परेशान है आलू के पीछे, क्या करे। दौड़कर जाने और आने में, जाने और आने में तय दूरी, तय दूरी तो कितना, तो आप कहेंगे 5 गई 5 आई, यानी 2 बार उसने 5 का चक्कर लगा दिया, यानी 10 मीटर। पहले में अगर मैं आपसे कहूँ दूसरे आलू, यहाँ पर लिख देता हूँ दूसरे आलू, बाकी यहाँ तक दौड़कर जाने और आने में तय दूरी सीधा आप इतना लिख दीजिए। पहले दूसरे आलू तक दौड़कर जाने और आने में तय दूरी, बीच बीच में आप डैश मैंने लगा दिया, ये लिख देना तय दूरी। तो कितना होगा, तो आप कहेंगे देखिए अब यहाँ से उसने 3 मीटर बढ़ा दिया, यानी कि 2 हम इसलिए लगा रहे हैं कि जाएगा और आएगी, एक बार जाएगी एक बार आएगी, तो मतलब हमने 2 लिख दिया। और यहाँ पर देखेंगे तो हम कहेंगे यहाँ तक तो 5 हुआ और 3 यहाँ, यहाँ तक 5 और 3 यहाँ, यानी टोटल 8 हुआ। तो लिखेंगे 5 + 3, मतलब कि लिखेंगे 2 × 8 बराबर कितना, 16 मीटर। ऐसे अगर हम कहें कि तीसरे आलू की अगर हम बात करें, तीसरे आलू तक दौड़कर जाने में तय दूरी कितनी हुई, तो आप कहेंगे ये होगा 3 नहीं 2, क्योंकि एक बार गई एक बार आई, तो 2 × देखिए 5 + 3 + 3, इस बार भी 3 ही बढ़ा, क्योंकि यहाँ तक 5 मीटर, फिर 3 मीटर, फिर 3 मीटर, यहाँ तीसरा आलू रखा है, यहाँ तक 3 मीटर 3 मीटर और ये 5, तो 5 3 8 3 11 मीटर, कितना हो गया 11। तो लिखेंगे 2 × 11 मतलब 22 मीटर। तो ऐसे ऐसे हम अगर देखें तो हमें एक एपी मिल गई। तो ये जो हमारी एपी बनी वो क्या बनी, तो आप कहेंगे सबसे पहले 10, फिर 16, फिर 22 से डैश डैश कर देंगे, प्राप्त होता है। ठीक, इतना हमें ज्ञात हो गया, प्राप्त होता है। अब इसमें हमसे कहा गया कि इसमें जो टोटल आलू इस रेखा पर रखे गए हैं वो 10 आलू रखे गए हैं, यानी नंबर हमें पता है n कितना है, तो 10। अब यहाँ पर हम सीधी सी बात ये कर लेते हैं कि इसमें हमें क्या क्या दिया, तो हम कहेंगे हमें इसमें पता है a कितना है, तो आप कहेंगे a है 10। इसमें डिफरेंस कितना है, तो आप कहेंगे 16 में से 10 जाएगा 6। इसमें n कितना है, तो आपसे मैं कहूँगा, इसमें इसने कहा था कि पंक्तियों में टोटल कितने आलू रखे हैं, तो आप कहेंगे इसमें 10 आलू रखे गए हैं, इसने खुद ही कहा था। चलिए, तो यहाँ पर n हमें दिया गया है कितना, तो 10 दिया गया है। तो हमें कुल ज्ञात करना है कि कितनी दूरी उसको दौड़नी पड़ी, तो हम लिखेंगे S10 बराबर सम ऑफ नंबर हमें ज्ञात करना है, यानी दौड़ कितना लगाई उसने, तो S10 बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे n/2 2a + n - 1 × d। ये होता है हमारा सुंदर सा अच्छा सा प्यारा सा फॉर्मूला। तो अब यहाँ पर हम रख देंगे S10, यानी n यहाँ S10 बराबर n कितना है, तो 10/2, यहाँ लिखेंगे 2 × a कितना है, तो आप कहेंगे a है 10 प्लस n हमें पता है n है 10 - 1 इंटू d कितना है, तो डिफरेंस हमारा 6 है, यानी कि S10 बराबर कितना होगा, तो 10 से 2 को भाग करेंगे, 2 से 10 को भाग करेंगे तो 2 पंचे 10, 5 आया, ऐसे काट देते हैं, आप काटना भी जानते हैं। 2 दहम कितना होगा, तो आप कहेंगे 20 प्लस 10 में से एक जाएगा 9 और 9 को 6 से गुणा करेंगे। देखिए 10 में से एक जाएगा 9, 9 छक ऐसे 9 छक 54, तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ये आप समझ लीजिएगा, वैसे लिखा है आप मत लिखना। देखिए 10 में से एक गया 9, 9 छक 54, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, यानी S10 हमारा कितना होगा, तो आप कहेंगे 5 × 54 में हम 20 जोड़ देंगे, यानी कि ये कितना होगा 74 हो जाएगा। यानी S10 बराबर कितना होगा, तो आप कहेंगे 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, 2 37, 370 मीटर उसे दौड़ लगानी पड़ेगी। तो हम लिखेंगे अतः प्रतियोगी को 370 मीटर दौड़ना
पड़ेगा। ये हो गया हमारा आंसर। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, आप सभी को ये सारे सवाल समझ में आए होंगे। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एक्सप्रेस 24/7 पे। धन्यवाद।